बताए थे लास्ट क्लास में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां है ना। तो देखिए अगर पृथ्वी की गति की बात की जाए तो पृथ्वी मुख्यतः दो प्रकार से गति करती है। अगर प्रकार देखा जाए गतियों का तो दो प्रकार से, एक को बोल दिया जाता है घूर्णन और दूसरे को क्या बोला जाता है, परिक्रमण। ठीक, देखिए मैं क्या बोला, पृथ्वी की गति जो है आप देखते हो दिन रात होता है, आप देखते हो एक वर्ष होता है, आप देखते हो कभी अभी क्या है बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। आगे आप देखोगे 21 सितंबर के बाद आपको क्या लगने लगेगा, 23 सितंबर के बाद ठंडी लगने लगेगा, दिसंबर तक जोरदार सा गर्मी लगेगा, उसके बाद फिर सर्दी कम होते होते आप देखोगे फरवरी मार्च से बसंत ऋतु, देन ग्रीष्म ऋतु फिर आ जाएगा। ये सब होता क्यों है, वो सब इसी पे डिपेंड करता है। दिन रात जो होता है वो सब इसी पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। देखो मैं क्या बोला, गतियां दो प्रकार की होती है पृथ्वी की, एक को हम क्या बोलते हैं घूर्णन गति और दूसरे को क्या बोलते हैं परिक्रमण। ठीक, घूर्णन और परिक्रमण। ये जो घूर्णन गति है इसको बोला जाता है, घूर्णन गति क्या होती है, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। किसके चारों ओर घूमती है, अक्ष के चारों ओर घूमती है, जिसकी दिशा दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। दिशा तो मतलब याद रखिएगा, जो घूम रही है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व है। इमेजिन करो कि पृथ्वी जो गोल है अपने अक्ष पर वो पश्चिम से पूर्व घूम रही है। अब याद रखिएगा ये अक्ष है क्या, अक्ष क्या है, तो सिंपल सी बात है अक्ष क्या है, आप नीचे में नोट करके लिख लीजिएगा, बता रहा हूं अक्ष क्या होता है। तो क्या बोलेंगे अक्ष को, पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को क्या कर रही है, मिला रही है। मतलब आप एक बॉल देखो, एक बॉल को इमेजिन करिएगा, फिर से इमेजिन तो करना पड़ेगा अभी फिलहाल जब तक टॉपिक चल रहा है। एक बॉल पे आप उसके बीचों बीच आर पार क्या करो, सुई घुसा दो। एक बॉल पे लो और उसका बीचों बीच पूरा बीचों बीच होते हुए इधर से सुई घुसाओ, इधर से निकाल लो, तो वही जो सुई घुसेगा वो अक्ष कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, अक्ष कहलाएगा। तो इसको हम भाषा में कैसे बोल रहे हैं कि पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा जो क्या करती है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव बीचों बीच आप क्या कर रहे हो, एक काल्पनिक रेखा है, उसी के चारों ओर ऐसे पश्चिम से पूर्व पश्चिम से पूर्व पश्चिम से पूर्व क्या कर रही है, पृथ्वी घूम रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैं अभी आपको यहाँ पर बताया, चलिए यह पृथ्वी का मान लीजिए अक्ष है। अब मैं पृथ्वी का जो अक्ष है इसको टेढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है, क्यों ले रहा हूँ बाद में पता चलेगा। ये मान लीजिए पृथ्वी का अक्ष है और हमने देखा है कि ऐसे करके अगर आप देखा जाए तो 360 है ना, लगभग 360 देशांतर रेखाएं हैं, जिसमें कौन शामिल है आपका यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री शामिल है। मतलब ये कि पृथ्वी कंटिन्यू ऐसे पश्चिम से पूर्व, इसी को देखो डायग्राम से, अगर इसको मैं घूम रहा हूं तो इसको क्या बोलूंगा, ऐसे घूम रही है पृथ्वी, एक एरो बना दिया। ठीक है, ये पश्चिम दिशा और पश्चिम से कहा जा रही है, पूर्व जा रही है, इसलिए हमको लगता है कि सूर्य क्या हो रहा है, पूर्व से उदय हो रहा है, यही कारण होता है। तो देखो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है और एक घूर्णन में एक घूर्णन में एक घूर्णन में लगने वाला समय क्या होता है, वो होता है आपका 24 आवर, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्या कर रही है,
घूम रही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इस घूर्णन की वजह से प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। तो याद रखो मैं क्या बोला, एक घूर्णन कितने का हो रहा है, 24 घंटे का हो रहा है, ठीक। एक घूर्णन मतलब एक बार मान लो यहाँ से पृथ्वी घूम रही है और यहाँ से घूम को फिर वापस यहाँ पास आई इस बिंदु पर, तो इसमें कितना का समय लग रहा है, 24 घंटे का। और पृथ्वी एक बार घूर्णन कर रही है तो कितना डिग्री घूम रही है, एक बार घूम रही है तो पृथ्वी कितना डिग्री टोटल घूम रही है 24 घंटे में। तो आपने देखा है कि ये जो रेखा है प्रधान या उत्तर रेखा, अगर मान लेते हैं इसको हम, तो इस रेखा से लेके इधर पृथ्वी जा रही है और पीछे जाके 180 डिग्री तक घूम रही है, उसके बाद फिर से जो पश्चिम में 180 डिग्री है 179 डिग्री, उससे फिर ऐसे होते होते कम होते होते फिर से यहाँ जीरो पे आ रही है। मतलब 360 डिग्री पृथ्वी रन कर रही है। ये थोड़ा इमेजिन वाला है, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हल्का सा, है ना। ऐसे मतलब इमेजिन करना ही पड़ेगा इसको, हम विदाउट इमेजिन किए नहीं समझ सकते। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक घूर्णन में लगने वाला समय 24 घंटा, ठीक है। और एक घूर्णन में पृथ्वी वो 360 डिग्री घूमती है। क्या करती है, 360 डिग्री घूमती है। ये पांचों पॉइंट को लिख लेना। अभी हम परिक्रमण को छोड़ दिए हैं, इसको पढ़ेंगे आगे। अभी हम किससे बात कर रहे हैं, घूर्णन पे। तो घूर्णन पे क्या बता रहा हूँ, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, उसी को क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, जिसकी दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व होती है। एक घूर्णन में लगने वाला समय 24 घंटा। एक घूर्णन में पृथ्वी कितना घूम रही है, तो 360 डिग्री, मतलब 24 घंटे में ऐसे पृथ्वी 360 डिग्री घूम रही है, याद रखिएगा। अब एक बात बताओ, 360 डिग्री 24 घंटा में घूम रही है, तो एक घंटे में 1 आवर में कितना घूमेगी, 1 आवर में कितना घूमेगी, सिंपल सी बात है, डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 15 डिग्री, ठीक है। और इसी प्रकार अगर 1 मिनट में ले लें तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी 1 मिनट में नहीं, 15 डिग्री। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट का लगेगा। या ऐसे लिख देते हैं हम, 4 मिनट में पृथ्वी क्या कर रही है, 1 डिग्री घूमती है। इसको समझना बहुत जरूरी है जी। व्यापम में, और अभी तो इस बार देखो आप पीएससी प्री में भी पता नहीं ब्रह्मांड से क्वेश्चन किया था, भूकंप से क्वेश्चन किया था, सौर मंडल टॉपिक है और ब्रह्मांड से क्वेश्चन किया था। तो मेरा कहने का है, जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जियोग्राफी का, उसका नॉलेज रखना है आप लोगों को, है ना। व्यापम में तो पूछता ही है, ये सबसे व्यापम में क्वेश्चन बनता ही है। तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रहा है। इतना समझ में आया कि अगर इतना जिसको नहीं समझ में आएगा उसको आगे कभी नहीं समझ में आएगा। कोई किसी ने लिखा नहीं होगा तो लिख लेना क्या चीज, कि नोट करके कि अक्ष किसको बोलते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अक्ष एक पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, अक्ष बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अक्ष मान लिया है कि पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजर रही है, ठीक है। किसको माने हैं, अक्ष माने। अब यहीं पर थोड़ा सा समझना, एक और पॉइंट याद रख लेना, पृथ्वी अपने अक्षीय तल पर और कक्षीय तल पर, यही से देखो, यही से क्लियर हो रहा है। अगर मान लो हम इसको केंद्र माने, ठीक है, सेंटर, और यहाँ से एक एंगल ले, तो ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। कितने का है, 90 डिग्री का है। यहाँ पर 90 डिग्री है और इसको ऐसे ले लेते हैं इस तरफ, यहाँ से ऐसे लो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पृथ्वी का तक्ष रेखा है। तो पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर क्या हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, याद रख सकते हो तो रख ला। और दूसरी तरफ पृथ्वी अपनी कक्षीय तल से ये बच कितना जाएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो 66 हाफ। तो इसको भी याद रखिए। ये देखो यहाँ से एक कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है। तो ये जो कोण बन रहा है ये वाला, ये कितना है, 23 हाफ। ये वाला जो बन रहा है कक्षीय तल पे, वो कितना बन रहा है, 66 हाफ। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है। यहाँ से क्लियर हो रहा है पृथ्वी क्या कर रहा है, ऐसे करके झुका हुआ है, याद रखिएगा। ऐसे स्ट्रेट नहीं है पृथ्वी, ठीक है। यही कारण होता है कि 6 महीना उत्तरी ध्रुव सूर्य के समक्ष रहता है, 6 महीना दक्षिणी ध्रुव सूर्य के समक्ष रहता है।
और 6-6 महीने का दिन रात होता है जब परिक्रमण में ऐसा सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप इतना पॉइंट लिख लिए और इसको भी लिख लिया होगा कि एक घूर्णन में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है और 1 आवर में क्या होती है 1 आवर में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इतना लिख लिए होगे तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। कुछ चीजों को लिखते चलिएगा, है ना, मैं उसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, इस पे बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, ये जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है जो कौन सा है 0 डिग्री पर है। ठीक, इस 0 डिग्री से आप इधर जाते जाओगे, डायग्राम में यही यूज कर रहा हूं, है ना। इस 0 डिग्री से आप इधर जाते जाओगे तो आप क्या देखोगे, प्रत्येक डिग्री पर कितने का अंतर आते जाएगा 4 मिनट का। समझिएगा इस बात को, क्यों, क्योंकि मैं क्या बोला, देखो 24 घंटे लगते हैं 360 डिग्री घूमने में, 1 आवर लगता है 15 डिग्री घूमने में और 1 डिग्री को घूमने में कितना लगता है 4 मिनट। पृथ्वी अपने ऐसे, जैसे मान लो ये आपका है 1 डिग्री ऐसे घूमी, मेरा हाथ को स्ट्रेट देखो, 1 डिग्री ऐसे घूमी 4 मिनट, फिर 1 डिग्री ऐसे घूमी 8 मिनट, फिर ऐसे ऐसे करते करते 24 घंटा होगा जब ये पूरा ऐसे एक राउंड होकर फिर से ऐसे आएगा। ठीक है, इसी चीज को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप इधर जाते जाओगे तो क्या होगा 4 मिनट का अंतर पाया जाएगा और आप इधर भी जाते जाओगे तो 4 मिनट का अंतर पाया जाएगा प्रत्येक डिग्री पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर, है ना, पहला पॉइंट लिखिएगा इसको, 0 डिग्री से पूर्व अथवा पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। लिखिएगा 0 डिग्री से पूर्व अथवा पश्चिम की ओर जाने पर, चाहे आप इधर जाओ चाहे इधर जाओ, कितने का अंतर पाया जाता है। लिखिएगा 0 डिग्री से पूर्व अथवा पश्चिम की ओर जाने पर, या 0 डिग्री देशांतर रेखा लिख लीजिएगा, या प्रधान या उत्तर रेखा, या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, कुछ भी लिखो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 डिग्री प्रधान या उत्तर रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक डिग्री पर 1 मिनट का अंतर पाया जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों से क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच के आंसर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ये बता दिया कि प्रत्येक 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर है। ये भी बताया कि ये कौन सी दिशा में घूम रही है ना, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूम रही है, लिखवा चुका। अब एक बात बताओ, इस 0 डिग्री से किस तरफ जाओगे तो प्रत्येक डिग्री में 4 मिनट, इस 0 डिग्री से ना, 0 डिग्री की तुलना में पूरब आगे रहेगा या पश्चिम आगे रहेगा समय की तुलना में। देखो पूरब में भी क्या है, मान लो जस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं यहां लिख देता हूं 15 दूनी 30। ठीक है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर और लिखता हूं 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है, और यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मानक समय में अगर हम मान लेते हैं कि 0 समय हो रहा है, कितना बज रहा है 0। ठीक है, मान लो 0 बज रहा है, तो इस 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा। या ऐसे मानो अगर भारत का टाइम लेते हैं हम, तो मान लो दोपहर का 3 बज रहा है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दिया भारत से ये करके, दोपहर का 3 बज रहा है किस पर, 0 डिग्री इंटरनेशनल टाइम जोन पे, रेखा पे। ठीक है, कितना बज रहा है 3 दोपहर का बज रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, 30 डिग्री पूर्वी मान लो ये समय होगा और 30 डिग्री पश्चिमी मान लो ये समय होगा। 30 डिग्री पूर्वी अथवा 30 डिग्री पश्चिमी में क्या क्या समय हो रहा होगा, इसको कई एग्जाम में पूछता है ऐसा निकालने के लिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोला, आप इधर जाओगे तो प्रत्येक डिग्री में कितने का अंतर है 4 का है ना, और प्रत्येक 1 घंटा में कितना रन कर रहे हो 15 डिग्री रन कर रहे हो। तो मतलब ये कि 30 डिग्री में इस दिन से 30 डिग्री है, 15 डिग्री में 1 आवर जा रहे हैं, तो 2 आवर का तो डिफरेंस होगा ही, हो गए। मैं बोला ना भाई कि 1 आवर में 15 डिग्री घूम रहे हैं,
घूम रहे हैं ना, और 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रहे हैं। तो 30 डिग्री घूमने में, तो 1 डिग्री घूमने में अपने को समय लगा कितना, 4 मिनट। तो 30 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 4 तिया 12, 120 मिनट मीन्स क्या, 2 आवर। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय। यहाँ पर समय क्या लिख दिया हम, डिग्री कितना घुमा है, 30, तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 120 मिनट्स। या फिर डायरेक्ट यहाँ से 15, 1 आवर 30। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन बस पूछा, वो क्वेश्चन मेरा ये है, ईस्ट में 5 और वेस्ट में 2 PM, है ना। इन्होंने आंसर दिया, एक स्टूडेंट ने बोला कि सर ईस्ट में, पूर्व में कितना बजेगा, 5 बजेगा बोले, और वेस्ट में बोले कि 3 बजेगा, सॉरी 3 दिया हूं। आपने यहाँ पर क्या लिखा है, आपका आंसर 2 है ना, 2 होगा, ठीक है। तो इनका कहना है कि सर ये पूर्वी देशांतर यहाँ पर शाम के 5 बजेंगे, और यहाँ पर सर 3 बजे है तो 2 बजेंगे। ठीक है, हो सकता है उनसे सिले मिस्टेक हुआ हो, काहे कि कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है ना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, सिले मिस्टेक हुआ हो, ताकि कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर कितने बजे होंगे, 1 बजे होंगे। अब इसी चीज को अब याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, चूंकि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है, इसलिए 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाओगे तो समय आगे रहता है, और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाओगे तो समय पीछे रहता है। याद रखिए, 0 डिग्री से आगे की ओर जाओगे तो समय क्या रहता है, 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाओगे तो समय आगे रहता है, और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाओगे तो समय पीछे रहता है। इट मीन्स इसमें आप जो भी समय मानो, इस 0 डिग्री से, है ना, इस 0 डिग्री में जो समय रहेगा, और आप जितना डिग्री इधर चले जाओ पूर्व में, उतना ही क्या रहेगा, आगे रहेगा। जैसे कि जस्ट एग्जांपल 82.5, ये भारत की मानक समय रेखा है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर या कहीं बस नैनी भी लिखा रहता है, दोनों को याद रखना है अपने को। तो मिर्जापुर या नैनी से होकर गुजर रहा है कितना पर, 82 डिग्री पर। तो ये देखो कहां पर सर, ये स्थिति क्या है, भारत पूर्वी देशांतर है, ये 82.5 पूर्वी देशांतर। तो और यहाँ पर 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से, अगर 0 डिग्री अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से कितना आगे रहेगा, भारत का मानक समय रेखा, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आंसर है। तो इसका आंसर कितना हो जाता है, 5.5 घंटे हो जाता है, निकालेंगे तो, है ना, क्या हो जाता है, 5.5 घंटे। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो पूछ सकते हो, लेकिन ये जानना इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ही मैं समझा रहा हूँ। 3 बात याद रखना है। सबसे पहले तो एक चीज ये हो गया क्लियर बात, कि मैं बोला यहाँ जो 3 पॉइंट लिखा, ठीक है, यहाँ 3 पॉइंट लिखा हूँ, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि भाई एक घूर्णन करने में, मतलब 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, क्लियर बात। अब 360 में 24 घंटे का लग रहा है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, और 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, वो निकाल लोगे कैलकुलेशन से, जिसको हमने लिख भी दिया कि 1 घंटे में क्या कर रही है, 15 डिग्री घूमती है। मतलब अगर मान लो भारत में, हाँ ये सूर्य है, मान लो जस्ट एग्जाम्पल के लिए ये सूर्य है, और यहाँ पास आपका, जस्ट एग्जाम्पल के मैं इसको बना रहा हूँ ना, इसको अब ये मत लेना अभी फिलहाल जल्दीबाजी में। मेरा उद्देश्य है आप लोग को समझाना, नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत है हमारे लिए। मान लो ये सूर्य है, यहां से ऐसे बता रहा हूं ना, और ये 82 डिग्री ये वाला रेखा है, ठीक है। तो सूर्य की किरणें यहां पर साइकिल दोपहर को 3 बजे, जस्ट एग्जाम्पल समझना, 3 बजे यहाँ पर सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही है, तो 4 बजे क्या होगा, तो ये मैं क्या बोला, 82 डिग्री है, 82 डिग्री है, तो 4 बजे क्या होगा, समय क्या निकल रहा है, आगे निकल रहा है। तो ये जो होगा पश्चिम से पूर्व घूम रही है, इसलिए आप देखोगे 4 बजे के बाद ये स्थिति ये हो जाएगी कि सूर्य की किरणें, सूर्य तो यही बस है, लेकिन पृथ्वी के घूमने के कारण ये 15 डिग्री पीछे यहाँ पर आ जाए रहेगा इसकी किरणें। तो यहाँ पर सूर्य नहीं घूम रही है, सूर्य नहीं हटी है, याद रखिएगा, पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, जिसके कारण
3 बजे यहाँ पर क्या कर रहा था, सूर्य की किरणें लंबवत यहाँ पड़ रही थी, लेकिन जस्ट वही 4 बजे 1 घंटे के बाद ये 15 डिग्री पीछे आ गया। और 15 डिग्री पीछे इसलिए आया है क्योंकि पश्चिम से पूर्व घूम रहा है, तो 1 घंटे के बाद फिर ऐसे आ जाएगा, और ऐसे ऐसे घूमते घूमते, समझ रहे होगे तो, नहीं समझ रहे होगे तो फिर से पूछ लेना इसको, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय से मैं क्या बोला, पूर्व की ओर जाने पर प्रत्येक डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। इस पॉइंट को समझ गए, ठीक। अब आगे देखो मैं क्या बोला, दूसरा चीज समझना। इस प्रकार लिखना 0 डिग्री देशांतर से 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर, लिखो या समझ लो एक बार, पूर्व की ओर जाने पर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 घंटे का अंतर पाया जाता है। पाया जाएगा, टोटल 24 लग रहा है। फिर से समझना, ये ऐसे करके हम लोग यहाँ ऐसे करके आ रहे हैं, और ऐसे करके पीछे फिर से जाके ऐसे 180 डिग्री पे गया है पीछे, तो यहाँ पर 180 डिग्री तक जाने में कितने का अंतर पाया जाएगा, 12 घंटे का अंतर पाया जाएगा, ठीक। और ये डिग्री ऐसे करके फिर से समझना इस पॉइंट को, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात हो रही है, 24 घंटे का अंतर कैसे पाया जाता है ये बात मैं बता रहा हूँ यहाँ। ऐसे घूम के अगर हम पीछे जा रहे हैं 180 डिग्री तक, तो कितने का अंतर लग रहा है, 12 आवर का। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से ऐसे करके घूम के यहाँ से भी ऐसे करके पीछे से इधर से जाएंगे, तो भी यहाँ पर कितने का अंतर पाया जाएगा, 12 आवर का। कहाँ पर, 180 डिग्री पे। इधर 180 डिग्री पर पीछे में या 179 पे पहुंचे तो 12 घंटे का अंतर पाया गया। इधर से भी ऐसे करके पहुंचे हो पीछे 180 पर, तो 12 घंटे का अंतर पाया गया। लेकिन अंतर क्या है, 12-12 घंटे में अलग क्या है, तो अलग ये है कि इस मानक समय रेखा से या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से अगर आप पश्चिम में जाओगे तो ये जो 12 आवर है ये पीछे है, ये पीछे है। और ये जो 12 आवर है इधर से जो कर रहे हो पूर्व की ओर, वो आगे है 12 घंटा, वो 12 घंटा आगे है, और ये 12 घंटे पीछे है। तो फाइनली अब क्या होगा, ये जो पीछे में, अब देखना मैं जस्ट पीछे वाला रेखा बना रहा हूं। अब यहां पर मैं पीछे वाला रेखा बना रहा हूं, ये 180 का रेखा है, ठीक है। कितने वाला है, 180 वाला। अब इसको ऐसा इसलिए किया गया, थोड़ा सा पूर्व की ओर मुड़ा हुआ है 75 डिग्री अक्षांश पर, रख सको तो याद रखो, अदरवाइज मत रखो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं क्या बोला, इस 180 में आप जैसे ही देखो ये पूर्व है या पश्चिम है, तो जैसे ही आप इस 1 डिग्री को क्रॉस करके पूर्व से पश्चिम गए या पश्चिम से पूर्व की ओर आए, दो कंडीशन। इस 180 को क्रॉस करके जैसे ही आप पूर्व से पश्चिम गए या पश्चिम से पूर्व की ओर आए, 24 घंटे का अंतर हो जाएगा। बात किसकी हो रही है, 180 डिग्री की हो रही है ना। अब समझिएगा फिर से मेरी बात, यहां से हम ऐसे जा रहे हैं 0 डिग्री रेखा से इधर जा रहे हैं, तो प्रत्येक डिग्री पर मैं बताया भाई 4 मिनट का अंतर पड़ता है। पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो पीछे रहेगा, कम रहेगा। पूर्व की ओर आ रहे हैं तो आगे रहेगा, प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट का। तो ऐसे करके अगर हम 180 डिग्री पे आ गए पीछे, तो 180 डिग्री पे आए तो वो जगह क्या हो जाएगा, 12 घंटे आगे हो गया इस मानक समय रेखा से। इसी प्रकार इधर से गए पश्चिम में तो 12 घंटे वो पीछे हो गया, तो जस्ट ये वाला स्थान जो है 12 घंटे पीछे है, और ये वाला स्थान जो है पूर्व में, ये 12 घंटे आगे है। एक तो 12 घंटे आगे है, और अब 12 घंटे आगे से जस्ट 12 घंटे पीछे वाले लाइन को क्रॉस किए 180 को, तो एक तो ऑलरेडी आप 12 घंटे आगे हो प्रधान या उत्तर रेखा से 0 डिग्री से, और फिर से आप 12 घंटे जस्ट पीछे चले गए, तो आप दूसरे दिन में चले जाते हो, जस्ट एक दिन पीछे। इसी प्रकार अब यहां से इधर आओगे तो जस्ट एक दिन आगे आ जाते हो, ठीक है। ये अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा ना तो आप बाद में फिर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि समझना तो जरूरी है जी, है ना। एक दो बार में समझ में आ जाता है क्लियर। आपको आया समझ, आ गया। देखो हमारी भांजी सामने बैठी है, 13-14 साल की है, तो उनको समझ में आ गया है, तो आई होप आप लोग को भी समझ आया होगा। चलिए ठीक है, तो मैं क्या लिखा, क्या लिखे थे हम अभी लास्ट पॉइंट में, अभी मैं क्या लिखवाया था आपको, यही बोला ना कि
0 डिग्री या उत्तर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट कम होता है, आगे होता है, प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है, पूर्व या पश्चिम में जाओ, ठीक है, इतना लिखा है। अब अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है ना, या उसी को हम क्या बोल रहे हैं, 0 डिग्री। तो आप ये लिखिएगा, इसी चीज को लिखना है मेरे को, 0 डिग्री से लिखिएगा 0 डिग्री लिखो, 0 डिग्री देशांतर रेखा से 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर रेखा का स्थान, ऐसा लिखिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का स्थान 12 घंटे आगे होता है, 12 घंटे आगे होता है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, क्या, 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का स्थान 12 घंटे आगे होता है, जबकि 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 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर का स्थान 12 घंटे पीछे होता है। 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर का स्थान 12 डिग्री पीछे होता है। ठीक है, 12 डिग्री पीछे होता है। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यदि कोई व्यक्ति यदि 180 डिग्री पीछे, 1 मिनट रुको, मत लिखो यदि कोई व्यक्ति करके लिखिएगा, यदि कोई, हाँ ठीक है, इसी को लिखो, यदि कोई व्यक्ति पूर्वी गोलार्ध को, ऐसा मत लिखो, एक मिनट रुकिएगा ना, ऐसा लिखिएगा समझने के लिए, यदि कोई व्यक्ति 179 डिग्री या 180 डिग्री लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, यदि कोई व्यक्ति 180 डिग्री पूर्वी को क्रॉस करके 180 डिग्री पूर्वी को क्रॉस करके 180 डिग्री पूर्व को क्रॉस करके 180 डिग्री पश्चिम में जाता है, तो वह व्यक्ति 24 घंटे पीछे चले जाता है। तो वह व्यक्ति 24 घंटे पीछे चले जाता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर से पूर्व की ओर आता है, पूर्व की ओर मतलब ऐसे और ऐसे, तो वह 24 घंटे आगे आ जाता है। ऐसा चाहोगे तो इसको लिख लेना, 24 आवर पीछे, ये समझने के लिए बहुत काम आएगा बाद में। तो मैं क्या बोला, जब पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे हो तो 24 आवर आगे आ जाए, और पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हो तो 24 आवर पीछे रहते। अब एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसी रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोला जाता है, इसीलिए, क्यों, क्योंकि एक दिन का क्या हो जा रहा है, फर्क हो जा रहा है। ठीक है, लिख लीजिएगा, क्या, 180 डिग्री पश्चिमी एवं पूर्वी देशांतर रेखा को 180 डिग्री पश्चिमी एवं पूर्वी देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि का रेखा कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, जो अटलांटिक महासागर से गुजरती है, जो अटलांटिक महासागर से गुजरती है, एवं देखो लिखिएगा, अलास्का एवं साइबेरिया, अलास्का एवं साइबेरिया को पृथक करने के लिए यह 75 डिग्री अक्षांश पर पूर्व की ओर मुड़ी हुई है। अलास्का एवं साइबेरिया को पृथक करने के लिए यह
पूर्व डिग्री अक्षांश 75 डिग्री अक्षांश पर पूर्व की ओर मुड़ी हुई है। चलो, तो आई होप मैं पुनः ये समझाने में सफल रहा हूं कि पृथ्वी की गति क्या होती है और उसका प्रभाव क्या हो रहा है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव से क्या हो रहा है, दिन और रात होता है। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पर अगर मान लो सूर्य है, ये मेरा पंजा अगर मान लेते हैं सूर्य है, यहाँ से रोशनी यहाँ पर पड़ रही है, तो ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाएगा, है ना? तो जो फ्रंट में है भाग वही हमेशा क्या रहेगा, सामने रहेगा। तो हमेशा पृथ्वी पर क्या होता है, 12 घंटे आधा भाग पर दिन होता है और आधे भाग पर रात होता है, और ऐसे ऐसे करके घूमते रहता है 24 घंटे में। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे साथ क्या होता है, जस्ट मानो भारत, हम सुबह अगर उठते हैं तो भारत यहाँ पर रहता है हिमाचल प्रदेश, है ना? और सूर्य देख लो, सूर्य की रोशनी यहाँ से पड़ रही है अगर ऐसे करके, तो अरुणाचल प्रदेश सुबह 4 बजे यहाँ पास आता होगा, और 4 बजे से आकर ये ऐसे 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 करके आ रहा है। और फिर अरुणाचल प्रदेश को हटाओ, फिलहाल छत्तीसगढ़ का लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ क्या है, तो छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में मान लो कि 5 बजे ये समय होता होगा अभी के डेट में, कि ये क्या हुआ, सूर्य के समक्ष आया। कौन सा स्थान, छत्तीसगढ़ का मान लो, है ना, जो अपना वहां से गुजरा हुआ है, क्या, सूरजपुर से, वहां से, तो वो स्थान मान लो यहाँ पर है। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके वो आते आते देख लो, फिर से क्या होगा, कितना डिग्री घूमेगा यहाँ पर, 180 डिग्री तक घूम के यहाँ तक आएगा, और वो स्थान पर क्या रहेगा, उजाला रहेगा, मतलब 12 घंटे। और जस्ट उसके बाद क्या होगा, ये पीछे चले जाएगा और यहाँ पर आते आते तिरछा हो जाता है, तो शाम का समय हो जाएगा, और फिर जस्ट इसके पीछे, यहाँ से पीछे चले जाएगा, मतलब इसको कितना मानेंगे, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से जस्ट वो आगे बढ़ेगा, 95, 94, 93 में जाएगा, तो वहां पर 7 बजे के बाद अंधेरा वाला समय चालू हो जाएगा। और फिर अंधेरा होकर आगे बढ़ते 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 मिडिल अंधेरा 12 बजे का समय, और फिर अंधेरा से 12 से 1, 2, 3, 4, 5 करते करते फिर सुबह 5 वाला समय क्या होगा, सूर्य के समक्ष आएगा, सुबह सुबह तिरछी किरणें। इमेजिन करना पड़ेगा, विदाउट इमेजिन नहीं समझ सकते इस चीज को, है ना? ग्लोब है नहीं, ग्लोब रहता तो और किया होता। चलो, तो ये समझ गए होंगे, इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन है, अगर बन पाएगा तो। चलो हटाओ, समझ गया हूं, फिर भी मैं देखता हूं। यदि कोई स्थान मान लो पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर 35 डिग्री पर स्थित है। कितने पर स्थित है, 35 डिग्री पर। तो प्रधान या उत्तर रेखा से यह समय में कितने का अंतर है, और यह आगे है या पीछे है? कौन सा पॉइंट को, कौन सा पॉइंट? एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्या? ठीक है, अब कितने का अंतर है वो भी बताओ। मैं क्या बता रहा हूँ, यह समय पहली बार प्रधान या उत्तर रेखा से आगे है या पीछे है। तो हम बताए क्या रहे, कौन सा देशांतर पे है, पश्चिमी पे है, तो सोचो आगे होगा या पीछे होगा, है ना? क्योंकि हम बताए हैं ऐसे करके अक्ष है, और पृथ्वी ऐसे करके क्या हो रही है भाई, घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे करके घूम रही है पृथ्वी। और अंतर कितने का होगा, 35 डिग्री का है, तो अंतर कितने का होगा, आगे है पीछे है, तो कितने का आगे पीछे होगा, 35 डिग्री। ठीक है, 2 आवर 20 मिनट्स, गुड, है ना? उतना क्या होगा, पीछे होगा। 30 डिग्री पे 2 घंटा, 35 डिग्री 5 डिग्री और बचा है, तो 4 मिनट 1 डिग्री, कितना हो गया? चलो, अब देखो पृथ्वी का परिक्रमण। तो हमने क्या बताया, ये जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, ये क्या हो गया, पृथ्वी का घूर्णन हो गया। ये जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये क्या हो गया, पृथ्वी का घूर्णन हो गया। ठीक है, बिल्कुल पीछे रहेगा, है ना? ये क्या हो गया, पृथ्वी का घूर्णन हो गया। लेकिन इसी प्रकार ये जो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर एक कक्ष में घूमती है, ऐसे करके।
है ना, जिसको हम क्या बोल देते हैं, परिक्रमण। और एक चक्र पूरा करने में इसको एक कंप्लीट राउंड में 365.6 डे लगता है। एक चक्र पूरा करने में क्या लगता है, तो सिंपल सी बात याद रखो कि पृथ्वी अपने कक्ष पर जो घूमने का कार्य करती है, या आप ये भी बोल सकते हो कि लिख लो, पृथ्वी अपने कक्ष पे अंडाकार या अंडाकार आकार में अपने कक्ष पर घूमती है। अंडाकार ही है पृथ्वी के लिए जो इसका अक्ष है, सॉरी कक्ष है ना, इसको क्या बोल रहे हैं, कक्ष बोल रहे हैं। ये पृथ्वी का क्या है, कक्ष है। मान लो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर से पृथ्वी क्या कर रही है, ऐसे 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 करके घूम रही है, ठीक है, ऐसे करके घूम रही है, यहाँ रही, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके घूम रही है। तो कितना बताए, एक परिक्रमण करने में कितना समय लगता है ना। आप इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिखते रहिएगा। एक परिक्रमण करने में कितना होता है, 365 डेज या 0.6 डेज। इसलिए आप देखोगे एक वर्ष में 365 दिन का समय लगता है। तो ये 6 घंटा जो बच जाता है, कितना मैं बोल रहा हूँ, 365.6 आवर, कितना लगता है समय। तो 6 घंटा जो बचता है, तो ये 4 साल में क्या होता है, 6 घंटा जुड़ के 6 चौक 24 हो जाता है। और 4 साल बाद ये क्या होता है, एक दिन और जुड़ जाता है। मतलब 4 साल बाद हमारा जो प्रत्येक साल होता है वो 365 से कितने दिन का हो जाता है, 366 दिन का। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लीप ईयर बोल देते हैं। 366 दिन का होता है। कब होता है, 4 साल में एक बार। क्यों 4 साल में एक बार होता है, क्योंकि हमने एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं। और एक वर्ष कब होता है, जब पृथ्वी अपने कक्ष का एक एक घूर्णन या परिक्रमण क्या करता है, पूरा करता है, उसी को क्या बोला गया है, एक वर्ष। ठीक है, तो इस एक वर्ष में 365 दिन में कर रहा है, और हर वर्ष का जो 6 घंटा बच रहा है, ये 4 वर्ष में एक बार कितना बन जाता है, 24 घंटा। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। क्लियर, लिख लीजिएगा, एक परिक्रमण करने में 365.6 दिन लगते हैं, एक परिक्रमण पूरा करने में। इसको लिखो फटाक से, फिर आगे और कुछ समझाना है इसमें। ठीक है जी, लिख लिए। उसके बाद लिखिएगा, एक वर्ष में चूंकि 365 दिन, एक वर्ष में चूंकि 365 दिन माना जाता है, इसलिए एक परिक्रमण का बचा हुआ 6 घंटा, इसलिए एक परिक्रमण का बचा हुआ 6 घंटा 4 वर्षों में एक दिन के रूप में हो जाता है। 4 वर्षों में एक दिन के रूप में होकर, 4 वर्षों में एक दिन के रूप में होकर यह प्रत्येक 4 वर्षों में लीप ईयर का निर्माण करता है। ऐसा लिखिए, यह प्रत्येक 4 वर्षों में लीप ईयर है ना, लीप ईयर आप लोग सुने होंगे, लीप ईयर का निर्माण करता है। चलो ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे हम लोग। थोड़ा सा एक चीज और देखेंगे, चीज समझ में आया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। 365 और प्रत्येक 4 वर्ष में मिलकर क्या कर रहा है, एक दिन का निर्माण करता है, या एक दिन के रूप में लीप ईयर का निर्माण करता है। सिंपल बात, लीप ईयर मीन्स क्या, लीप ईयर मीन्स 365 दिन का दिन ना होकर कितने का होना, 366 दिनों का दिन होना, यही लीप ईयर कहला रहा है। और जो क्या होता है, फरवरी में जाके ऐड होता है इतना। लेकिन पूरा फैक्ट है, तो मत समझो उतना। फरवरी में जाता है, 29 फरवरी होता है ना, 4 साल में एक बार आता है, उसी की बात हो रही है। चलो इसके और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब समझ में एक चीज और, हमने क्या बोला, ये क्या कर रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो आप ना एक चीज को और याद रखिएगा, वो हम बता रहे हैं, थोड़ा सा देखो, जब सूर्य के चारों ओर घूमता है ना, तो याद रखिएगा, ये जो सूर्य है ना, इसकी किरणें जो है सूर्य की, यहां से लेकर यहां तक ही लंबवत पड़ती है पृथ्वी में। कहां से कहां तक, तो ये आपका क्या है, 23 हाफ, कर्क और मकर।
ठीक है, तो याद रखिएगा। मीन्स क्या, ये सूर्य क्या होता है, ऐसे करके एक समय पे यहां तक जाता है ऐसे, और यहां से फिर ऐसे वापस आता है, और फिर वापस आके यहाँ पर लंबवत, या ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पर उसको समझाओ और बेटर ढंग से यहाँ पर समझा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी के बीच लंबवत होता है सूर्य की किरणें, मतलब कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य ही सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इसी को समझना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ, मीन्स क्या, यहाँ थोड़ा इसको पास से बता रहे हैं ना, दूर हो जा रहा है। मीन्स ये जो सूर्य है ना, ये क्या होगा, एक समय में क्या होगा, इस विषुवत रूप से ऐसे करके ऊपर जाएगा, तब ना लंबवत पड़ेगा भाई, यहाँ तक। अब मान लो सूर्य यहाँ पर आया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किरणें एकदम कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगी, पड़ेगी ना, और यह स्थान सूर्य से पास हो जाएगा इसकी तुलना में। अगर मान लो यहाँ पर है सूर्य, यहाँ पर है, तो यहाँ पर से अगर देखोगे तो ये स्थान ऐसे है, तो डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, और सूर्य की किरणें क्या पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है। डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है। मतलब अगर सूर्य यहाँ पर है तो इस स्थान पे गर्मी कम लगेगा, और यहाँ पर है सूर्य तो इस स्थान पे गर्मी ज्यादा लगेगा। आई होप आप लोग क्लियर हो रहे होंगे। तो थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। 21 जून, ठीक है, जून लेते हैं, 21 जून, एक समय ले रहा हूँ यहाँ पास, मैं देखो 21 जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पास ले रहा हूँ मैं 21 जून। इस डेट को ना रटना नहीं पड़ता, थोड़ा सा बस समझोगे ना, क्योंकि मैं रटा नहीं हूँ, ये डेट निकल गया, लेकिन ये डेट यहाँ पास आ रहा है, यहाँ पास नहीं आएगा। 21 जून, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, 23 सितंबर, यहाँ पास लिखो। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर के बाद अगेन क्या, जनवरी फरवरी मार्च, फिर यहाँ लिख दो 21 मार्च या 22 मार्च, कुछ भी लिखो। अब थोड़ा सा ना इसको समझिएगा, इसी चीज को मैं बता रहा हूँ ना। ये जो सूर्य है ना, अभी देखो 23 सितंबर को सूर्य क्या होगा, विषुवत रेखा पर सीधा पड़ेगा। कौन सा दिन, 23 सितंबर और 21 मार्च, 2 दिन आता है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, और इस दिन पूरे विश्व पर दिन और रात बराबर होता है। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें देखो यहाँ पर लंबवत पड़ रही है, और यहाँ से भी जितना ये कवर कर रहा है उतना ही कवर तिरछा यहाँ से करता है, क्योंकि बीचों बीच है पृथ्वी के। सूर्य जो सामने स्थित है वो पृथ्वी के मिडिल में हो रहा है, बीचों बीच, मतलब पृथ्वी ऐसा घूमते घूमते आ रही है कि पृथ्वी पर जो पड़ने वाली किरणें वो पृथ्वी के बीचों बीच पड़ती है विषुवत रेखा पर। तो वो कौन सा दिन होता है, साल में 2 बार, 23 सितंबर और 21 मार्च, जब क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, कहाँ, विषुवत रेखा पर। इसके बाद अब देखो, आगे बढ़ो, देखो 23 सितंबर अभी आया नहीं है, हाँ, लेकिन किस मार्च अप्रैल मई जून, 21 जून, 21 जून वह डेट होता है जब सूर्य की किरणें कहाँ पर लंबवत पड़ती है। सूर्य अब देखो ऐसे करके जाएगा यहाँ पर, थोड़ा सा आगे समझिएगा, है ना, इसी को बता रहा हूँ। 21 मार्च की बात करता हूँ, हम 21 मार्च से पहले चलते हैं, 23 सितंबर को हम पीछे लिखेंगे, 21 मार्च को पहले लिखते हैं। आप लोग मत लिखिएगा, एक ही बात है, मैं बस ऐसे सुधार रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब एक ही है, 23 सितंबर। चलो ठीक, 21 मार्च को क्या था, सूर्य विषुवत रेखा पर था, और उसके बाद पृथ्वी घूर्णन कर रही है ना, बोलो ना 365 दिन परिक्रमण कर रही है। तो परिक्रमण करते करते 21 मार्च से लेकर 21 जून एक ऐसा समय आता है जब सूर्य यहाँ पर आ जाती है, और 21 जून के दिन ही कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। तो 21 जून का समय याद रखो, और कर्क रेखा भारत से गुजरती है, अब जा उधर से राजस्थान से एंटर करके गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम वगैरह होते हुए क्या करती है, क्रॉस करती है। तो वो जो 21 जून का समय होता है जब छत्तीसगढ़ में भी सूर्य की किरणें क्या होती है, एकदम लंबवत पड़ रही है। तो गर्मी के समय होता है ना 21 जून, छत्तीसगढ़ में बहुत गर्मी। अभी गर्मी क्यों लग रहा है, क्यों, क्योंकि देखो अभी समय क्या है, यहाँ से अगर भारत की स्थिति अभी हम देखें तो भारत की स्थिति कुछ ऐसी है, विषुवत रेखा से यहाँ से थोड़ा सा दूर है ऐसे भारत, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, कि इसको लिखे बनाएंगे नहीं आप लोग, ऐसे टाइप से भारत का निचला पोर्शन है, ऐसे करके भारत यहाँ पर स्थित है। सब भारत के बीचों बीच से ये कर्क रेखा गुजरी है, मैं तो भले ही बड़ा बना दिया, उसका बड़ा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा, ऐसा है। तो देखो
21 जून के बाद अब क्या हो रहा है, सूर्य फिर से क्या हो रहा है, विषुवत रेखा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो अब भारत में अभी भी गर्मी है, क्यों? क्योंकि देखो किरणें यहाँ से क्या हो रही है, लंबवत ही पड़ रही है ना कहीं लंबवत ही पड़ रही है। एक समय आएगा 23 सितंबर, जब क्या होगा, यहाँ से भारत पर सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी ऐसे। और भारत पे उसके बाद 23 सितंबर के बाद ऐसे करके क्या होगा, सूर्य इधर आएगा। कब आएगा, 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर वह दिन होगा जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी। और यहाँ पर जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर सूर्य की किरणें लंबवत है तो कर्क रेखा पर क्या पड़ेगी, एकदम तिरछी पड़ेगी। अगर यहाँ पर लंबवत है मकर रेखा में, तो कर्क रेखा पर तिरछी पड़ेगी। और कर्क रेखा पर तिरछी पड़ेगी मतलब यहाँ पर शीतकाल रहेगा। क्या रहेगा, शीतकाल। अब देखो 22 दिसंबर के समय भारत का क्या होता है। और वैसे ही अगर यहाँ पर लंबवत पड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पर शीतकाल रहेगा, यहाँ पर ग्रीष्मकाल रहेगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। मेरा सिंपल सा मतलब ये है, इतना मैं इतना बस बताना चाह रहा हूँ कि परिक्रमण के दौरान सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या होती है, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है। और इसके बाद का जो स्थान है वो तिरछा होता है। इसीलिए देखोगे आप, यहाँ पर भी है, अगर यहाँ पर भी सूर्य आ रहे हैं तो ये वाला स्थान यहाँ पर तिरछा पड़ रहा है। और यही कारण है कि ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है इसको शीत क्षेत्र बोला जाता है। और इधर का टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। क्यों, यहाँ पास है तो इतना पड़ रहा है, और यहाँ पास आ गया तो तब तो यहाँ तक जाएगा ही। जीरो से अगर देखोगे तो फिर इस ध्रुव पर प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, इसीलिए बोला जाता है। और साथ में आप देखो, मैं तो ऐसा बनाया हूँ भले इसको, ये वास्तव में क्या है, ऐसा झुका हुआ है। मैं भी आपको बताया था ना अक्ष और पक्ष वाला सिस्टम, 23 और 36। अब आप देखो फिर से ऐसे बनता है एक्चुअल में। ये आपका सूर्य हो गया। और एक समय ऐसा होता है जब सूर्य यहाँ तक जाता है, और एक समय होता है जब सूर्य क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आता है। तो ये लंबवत वाला स्थान एक हो गया, यहाँ वाला ये लंबवत वाला स्थान हो गया, ये ज्यादा बेटर है, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी सही है। तो सूर्य अगर यहाँ पास है उसके बाद यहाँ पास भी आएगा, यहाँ पास भी आएगा। यहाँ पास है अगर, तो देख लो आप, अगर सूर्य कहाँ पास है, यहाँ पास है, जब उत्तरायण रहता है तो दक्षिणायन में क्या होता है, लंबवत कहाँ तक पड़ेगा, यहीं तक पड़ेगा, यहाँ तक आएगा लंबवत, ये वाला क्षेत्र छूट जाएगा। तो जब उत्तरायण होता है तो दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, 6 माह का रात होता है। और जब सूर्य, इस चीज को और याद रखिएगा कि ये जो मैं बताया ना अभी आपको, ये वाला सर्कल इधर से जब ऊपर जाता है तो सूर्य का उत्तरायण, और इधर आता है तो सूर्य का दक्षिणायन बोला जाता है इसको। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी। इसी चीज को अब चूंकि क्या है ना, ये मुड़ा हुआ है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसलिए हम ऐसा बताए हैं। साउथ पोल, यहाँ पर सूर्य रहेगा जब उत्तरायण में, तो 6 माह क्या होता है, लिखो पॉइंट लिखो। अगर लिख लिए होगे मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसको, क्या कि सूर्य कर्क एवं मकर रेखा के मध्य सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है करके लिखो इस पॉइंट को। अगर नहीं लिखा होगा तो लिखो, सूर्य की किरणें कर्क एवं मकर रेखा के मध्य लंबवत पड़ती है। कर्क एवं मकर रेखा के मध्य लंबवत पड़ती है। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, 21 जून, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। इससे पहले वाला डायग्राम बनाए थे जो बनवाया था अभी, डेट लिखा था 21 जून, ऐसे ऐसे करके लाइन पे यहाँ पर लिखा था 21 जून, 21 सितंबर और मार्च करके लिखे होगा। इसमें ना लिखे होगा तो फिर लिखाने की जरूरत नहीं है, सब पॉइंट इसी में से क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो सबको लिखाने की जरूरत नहीं है ना, बस इतना याद रखिएगा, लिख लीजिएगा पॉइंट को। जब सूर्य जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरायण मीन्स क्या, जब सूर्य उत्तरायण होता है मतलब उत्तरी गोलार्ध में होता है। ठीक है,
जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है उस दौरान दक्षिणी ध्रुवों पर रात की स्थिति होती है। दक्षिणी ध्रुवों पर रात की स्थिति होती है। ठीक है, रात की स्थिति होती है। उसी में आगे लिखेगा सूर्य 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 21 जून से लेकर जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सूर्य 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उत्तरायण होता है। ठीक है, इसी चीज को हम बता रहे हैं। 21 मार्च से लेकर जाएगा जून तक, यहाँ पहुंचेगा, फिर जून से घूमते घूमते जुलाई अगस्त सितंबर तक वापस आ जाएगा। तो ये उत्तरायण की स्थिति है। फिर नीचे जाएगा तो दक्षिणायन की स्थिति हो जाएगी। तो दक्षिणायन को लिखाने की जरूरत नहीं है। चलो, ये क्या हो गया आपका, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें से कुछ समझे होगे। तो देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ भी पूछेगा। एक और डेट याद रखिएगा, एक होता है आपका उपसव और एक होता है अपसव, इसको भी याद रख लीजिएगा। अपसव कब होता है तो यहाँ लिख लीजिएगा 3 जनवरी 4 जुलाई। जब फिर सूर्य के सबसे करीब होता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होता है, लिखला फर्स्ट लाइन में, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे करीब होता है। और लास्ट में क्या लिख लीजिएगा, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है। तो दूरी की स्थिति को क्या बोल रहा है, अपसव। कब निर्मित होती है, 4 जुलाई को। 3 जुलाई मीन्स क्या, अपसव, उपसव मीन्स क्या, कब निर्मित होता है,